नमस्कार दोस्तों, कांके टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच जो मेहमान हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, जिनके हिस्से में रात आई है, ऑफ कोर्स यकीन मानिए चाँद भी उन्हीं का होगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे होंगे दुनिया का सबसे यंग माउंटेनियर, ऑल वोल्केनोज और 7 समिटियर्स, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर सत्यरूप सिद्धांता के साथ। हम जानेंगे उनसे कि जीवन के सबसे खतरनाक और रोमांच अनुभव को। हम जानेंगे जिंदगी मुश्किल थी या पर्वत चढ़ना। हम जानेंगे प्यार मुश्किल है या पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी को फतह करना। हम जानेंगे उनके पहले इश्क से लेकर अभी तक के सारे उन मुकाम को, उन कहानियों को जो हमारे अंदर एक रोमांचक अनुभव पैदा करता है और जीने के प्रति एक नया नजरिया पेश करता है। हम आज बात कर रहे होंगे दोस्तों सत्यरूप सिद्धांत के साथ, जो माउंटेनियर के अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, जो एक एस्थमेटिक किड रहे हैं और अपने जीवन को अपने से उन्होंने तराशा है, बनाया है और संवारा भी है। दोस्तों, एक ऐसा शख्सियत जो आज की डेट में नॉर्थ पोल को फतह करने के लिए तैयार खड़ा है। तो लेट्स वेलकम सत्यरूप सिद्धांता। नमस्कार सत्यरूप जी, कैसे हैं? बस तो सबसे पहले हम लोग शुरू करना चाहेंगे, जिंदगी मुश्किल है या इश्क? दोनों इजी है। और पहाड़ों के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, पहाड़ ये तो एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ ही है। हाँ, हम पहाड़ हमारा लाइफ में जैसे चढ़ाई उतराई है, पहाड़ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट सेम थिंग इन ए फिजिकल फॉर्म। उसमें भी चढ़ाई उतराई है। हाँ। बस कुछ कुछ पहाड़ हम देख के डर के और चढ़ते नहीं है। अंदर भी जो जो पहाड़ है, हम कुछ कुछ उसको टच ही नहीं करते, है ना। हम आँख में आँख डाल के देख भी नहीं पाते। तो लेकिन वही माउंटेनियरिंग करके जब जब हम फिजिकल पहाड़ भी चढ़ते हैं, हम अंदर का पहाड़ भी चढ़ने की कोशिश करते हैं। जो हमारा पेश आते हैं, कोई सेल्फ डाउट के तरह से, या कोई फियर से, हाँ, कोई इनसिक्योरिटी से, तो वो भी बड़ा बड़ा पहाड़ बन जाते हैं अंदर, है ना। 40 साल की उम्र में 7 वोल्केनोज या और समिट्स, क्या ऐसा चीज था जो आपको ड्राइव किया? देखिए, हम कभी सपने छोटे में जब थे तब कभी ये सपना नहीं देखे थे कि पहाड़ चढ़ेंगे एक दिन। हम तो वो तो इम्पॉसिबल ड्रीम था। एक बंदा जो 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाते, वो कैसे सपना देखेगा ऐसा बड़ा। लेकिन एक्सपोजर मिल गया आहिस्ते आहिस्ते। एक पहाड़ का चोटी दूसरे पहाड़ का बेस होता है। हाँ, तो फिर सपना बड़ा होते गए। लेकिन ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गया, ये मुझे पता भी नहीं था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के इतना पास खड़ा था। तो कोई भेज दिया लिंक, तो फिर हो गया। क्योंकि ये रिकॉर्ड देख के टारगेट करके कोई माउंटेनियरिंग करेंगे तो बहुत फंस जाएंगे, क्योंकि ये तो कंपटीशन है नहीं। ये कंपटीशन है खुद के साथ खुद का। मैं पहले दिन से आज कितना इम्प्रूव कर पाए, एज ए ह्यूमन बीइंग कितना इम्प्रूव कर पाए, राइट। तो ऐसे पहाड़ का चस्का लग गया, तो पहाड़ चढ़ अभी तो खुद पहाड़ तो चढ़ते ही हैं, अभी लोगों को भी लेके ये नज़ारा दिखाते हैं कि ये पहाड़ एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेस है, ये एक मेडिटेटिव प्लेस है। तो यहाँ पे अगर जब जाएंगे तो वापस जब आएंगे आप सेम बंदा नहीं रहेंगे, आप थोड़ा चेंज होके आएंगे। तो यही इसका मतलब मैजिक है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, हमने भी अन्नपूर्णा बेस कैंप किया है और मेरा जो मेंटर रहे हैं वो सत्यरूप जी रहे हैं। हम उनके बारे में आएंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक दो बातें हैं जो मुझे बहुत टच किया है कि ही इज माउंटेन मैन। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिनको पहाड़ समझ में आता है, पहाड़ की भाषा समझ में आती है, पहाड़ का मोहब्बत और पहाड़ का गुस्सा, ये सब समझ में आता है। ऐसे मैंने महसूस भी किया है इनके साथ 15-17 दिन के उस ट्रैक में। हम उन सब चीज़ों पे बात करेंगे वन बाय वन। उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि बीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो आपको छोड़ के एक अच्छा खासा पैकेज था आपका, उसको छोड़ के एक पैशन के पीछे भागना, माउंटेनियरिंग जहाँ पे पैसा भी नहीं, गेम भी नहीं है कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही होगी, लाखों रुपए का खर्च आता है, तो कभी घर वालों का दबाव या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में दबाव महसूस नहीं हुआ आपको? दबाव तो आता है, लेकिन
क्या है कि जब मैं ये सातों पहाड़ और सातों वोल्केनो जो क्लाइंब किए थे, ये हम जॉब को पैरेलली रख के किए थे। मतलब हाँ, फुल टाइम जॉब छोड़ना पड़ा तो, लेकिन हम उसको कॉन्ट्रैक्ट मोड में आ गए थे क्योंकि कंपनी पॉलिसीज उतना छुट्टी तो देता नहीं है। लेकिन जब ये खत्म हो गया तब मुझे ये लगा कि हमारा जो टाइम है ना, हम तो आए हैं इस पृथ्वी में और एक दिन चला भी जाएंगे। आना वाला डेट फिक्स था, जाने वाला डेट हम नहीं जानते कब जाएंगे, राइट। तो ये जो मिला है टाइम, ये गिफ्ट है। ये टाइम से हम क्या कर रहे हैं? तो हमको लगा कि हम ये टाइम को यूटिलाइज करके समाज को और अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो हम सोचे कि ये जॉब में मेरा अगर 10 घंटा चला जा रहा है और ट्रैवल टाइम और 2 घंटा चला जा रहा है, तो ये टाइम का अगर हम किसी को एम्पावर, किसी को सपना दिखने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं, तो वो क्यों ना करे। और सोचे कि हमारा इतना भी लोन भी था ये पहाड़ चढ़ने के लिए, तो हमको तो रैशनल भी होना पड़ता है। तो मैं पैरेलली मेरे जो सॉफ्टवेयर का स्किल है उससे मैं कंसल्टिंग भी करता हूँ पैरेलली सॉफ्टवेयर। फिर देखा कि अगर मेरे को पहाड़ में रहना है, पहाड़ में लोगों को पहाड़ को लेके जाना है, तो मैं सोचा कि इसको भी कमर्शियलाइज अगर कर सके तो हम लोगों को एवरेस्ट बेस कैंप और अन्नपूर्णा बेस कैंप सेमी लग्जरी और लग्जरी मोड में लेके जाते हैं, किलिमंजारो लेके जाते हैं। जो लोग को अंटार्कटिका, हम दिसंबर में अंटार्कटिका में क्रूज आप लेके जा उनको रहे हैं। मेंटरशिप करते हैं? नहीं, हम ऑर्गेनाइज करके लेके जाते हैं। Okay. हाँ, तो ये हमारा कंपनी बनाया विनर्स एंड अचीवर्स बोल के, जिससे आप भी आए थे अन्नपूर्णा बेस कैंप में। तो ये करने के कोई भी स्टार्टअप अगर होता है तो उसका भी कुछ टाइम लगता है, ये भी एक पहाड़ चढ़ना जैसा होता है। तो ये सस्टेनेबल करने के लिए हमको अगर और भी पहाड़ जाना है तो हम तो रो नहीं सकते हैं कि अरे मेरे को स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे बस में क्या कर सकते हैं वो ही कर रहे हैं कि हमारे बस में चलो हम सॉफ्टवेयर का काम भी कर सकते हैं, हम ये कंपनी भी खोल सकते हैं, लोगों को पहाड़ में ले जा सकते हैं, और कंपनीज लोग बुलाते हैं मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए। तो ये सब करके हमारे पैशन को और आगे लेके जाए। एक सवाल में, आपने कहा स्टार्टअप, विनर्स एंड अचीवर्स आपका स्टार्टअप है। स्टार्टअप ज्यादा चैलेंजिंग लगा आपको या पहाड़ पे चढ़ना? लेकिन एक और चीज मैं बताता हूँ, मुझे याद है आप एवरेस्ट बेस कैंप लेके गए थे लोगों को, तो ईबीसी का जो आपका अनुभव रहा लोगों को ले जाना, आई गेस कि वन ऑफ द टफेस्ट रहा होगा लोगों को पीपल हैंडलिंग और मैनेजमेंट में। तो व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट डू यू से कि स्टार्टअप ज्यादा टफ था या माउंटेनियरिंग? देखिए, स्टार्टअप तो एक प्रोसेस है, हाँ, वो तो हो ही जाता है, लेकिन पीपल मैनेजमेंट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या होता है कि ये पहाड़, ये एक ऐसे जगह है जहाँ पे आप एक दिन प्रिटेंड कर सकते हो, 2 दिन प्रिटेंड कर सकते हो, लेकिन ये जो इतना चैलेंजेस के बीच आपको खड़ा कर दिया जाएगा तो आपका असलियत बाहर निकल ही जाएगा, आपका फेस का मास्क भी गिर ही जाएगा, राइट। तो अब अगर ये चाय का कप आप हिलाएंगे, क्या निकलेगा? चाय निकलेगा ना, छिलक के तो चाय निकलेगा। बिल्कुल। अगर उसमें कॉफी था तो ऐसे करके हिलाएंगे तो क्या निकलेगा? कॉफी। कॉफी। तो अगर एक पहाड़ में जाके आपको हिलाए और आपका सोचिए फिलोसफी निकल रहा है, तो आप जानते हो ऐसा अंदर क्या है। आपका अगर गुस्सा निकल रहा है तो आप जानते हो क्या निकल रहा है। आपका अगर कोई दुर्व्यवहार निकल रहा है तो अंदर जो रहेगा वही बाहर निकलेगा ना। तो यही अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे और देखेंगे आपका बिहेवियर और आपका चीज, तब वापस जाके यही तो हमारा मकसद है कि आप सामने एकदम सब खुद देख, ये करते करते आप खुद भी भूल जाते हो कि आप एक्चुअली कौन हो। तो खुद को रिफ्लेक्ट करना ये बाहर सिखाता है, और अगर वापस आके आप उसमें फिर से काम करोगे, री इंजीनियरिंग करोगे, रीडिजाइन करोगे आपका लाइफ का, तभी तक इम्प्रूवमेंट हो, है ना। तो यही पहाड़ का चीज है। तो हमको ये नहीं लगता है कि पीपल हैंडलिंग डिफिकल्ट है, ये समझे। हाँ, अननोन पीपल 15 लोग अगर आएगा तो 2 लोग 3 लोग ऐसे रहेंगे जो उसका अंदर में शायद वैसा भरा पड़ा है, लेकिन एटलीस्ट ये तो अपॉर्चुनिटी मिला होगा कि वो बाहर निकलने का। फिर उसको भी पता नहीं था शायद मेरे अंदर इतना जहर है, जहर निकलेगा। किसी के अंदर मधु है तो मधु निकलेगा। हमारा कितना अच्छे अच्छे दोस्ती बन गए और लाइफ लॉन्ग चलेगा वो दोस्ती। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि पहाड़ में आइए और खुद को महसूस कीजिए कि आप ओरिजिनली कनेक्ट विथ योर ओरिजिनल सेल्फ। और जब खुद को पता चलेगा तभी आपको सपना भी रहेगा कि मेरे को ये पहुंचना है, तो ये गैप क्या है इसको आपको दिखाई देगा
और फिर आप वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर, और फिर आप इवॉल्व हो सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो सबसे बड़ा फियर है पहाड़ चढ़ने में और लाइफ में, दोनों में डिफरेंस क्या पाते हैं आप? लाइफ में कुछ कुछ फियर हमको पता चल गया तो हमको उतना डर नहीं लगता है। देखिए, रोड एक्सीडेंट में आपका अगर नंबर्स देखेंगे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितना डेथ्स होते हैं। पहाड़ में जाइए तो देखिए कि लोग बोलते हैं पहाड़ बहुत डेंजरस है, कितने एक्सीडेंट होता है, ज़्यादा नहीं है। जो भी एक्सीडेंट होता है हम पहाड़ का दोष देते हैं, लेकिन वो हमारा डिसीजन मेकिंग का गलती से होता है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप ड्राइव कर रहे हो, आप अगर ठीक से ड्राइव नहीं कर पा रहे हो तो एक्सीडेंट होगा ही, है ना। तो यहाँ पे भी अगर आप ट्रेनिंग लेके जाएंगे तो सब कुछ ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप कोई भी किसी को पकड़ के चले जाते हो, सस्ते सस्ते जाना है, ये जाना है, तब तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो और एक्सीडेंट होता है। तो मेरे ख्याल से रिस्क होता रहता है, लेकिन रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना भी ज़रूरी है, तभी आप मिटिगेट कर पाओगे रिस्क। एवरेस्ट समिट जब आप सक्सेसफुल अचीव कर लिए तो वो फर्स्ट थिंग क्या था जो आपके दिमाग में आया? फर्स्ट थिंग था जिंदा वापस जाना है नीचे, क्योंकि मेरा आधा घंटा ऑक्सीजन बंद हो गया था उसके जस्ट पहले तक। तो जब पहुंचे तो हम किसी और एक शेरपा फ्रेंड का मास्क लेके गए थे, आगे जा रहे थे। तो इस कंडीशन पे कि हम समिट का पिक्चर हो जाएगा तो फिर वो मास्क वापस दे देंगे। तो फिर 50-50 चांस हो जाता है कि आप जिंदा वापस आओगे कि नहीं आओगे, क्योंकि मास्क ऑक्सीजन काम नहीं कर रहा है उतना हाई ऑल्टीट्यूड में, 8,848 मीटर में। तो मेरा एक साइड पे लग रहा था, अरे वाह यही जगह है जहाँ पे तेनजिंग नोर्गे आए थे, हिलरी आए थे और ह्यूमैनिटी का एक नया प्रदर्शन किया, एक निदर्शन बन गया है कि एक ह्यूमन बीइंग क्या कैपेसिटी रखते हैं। हाँ, यही जगह पे कितने लोगों का सपना है, माउंटेनियर्स का सपना है, वहाँ पे मैं कदम रख रहा हूँ। और मेरे पूरा सामने ये पिक्चर्स आ रहे थे कि मेरे फैमिली का जितने लोग मेरे को सपोर्ट किए थे, कितने लोग को हम जानते हैं, कितने लोग को हम नहीं जानते हैं। फिर भी मेरा इमोशनल हो रहा था, लेकिन फिर भी बाद में ये लग रहा था कि नहीं, जल्दी फोटो खींच के जल्दी निकलना है, नहीं तो जिंदा नहीं वापस पाएंगे ना। तो ये अ, तो एक रैशनल और एक इरेशनल, ये दोनों के बीच में हम खड़े हो जाते हैं पहाड़ के टॉप पे। तो वो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कब वापस लौटना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक बिताएंगे तो आपका फिजियोलॉजिकली कुछ कुछ चेंजेस हो सकता है जो आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आपने ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स में वोल्केनोज और माउंटेन्स को सबमिट किया है। विच वाज द टफेस्ट, वोल्केनोज और माउंटेन, एंड व्हाई? देखिए, कोई भी पहाड़ जितना भी इजी भी हो, एक अगर वेदर खराब हो जाता है तो वो पहाड़ सबसे डेंजरस बन जाता है ना। जैसे ट्रेस क्रूसेस बोल के एक पहाड़ है चिली में, मल्ली मस्तन बाबू हैदराबाद के थे, तो वो इंडिया का फर्स्ट 7 समिटर थे और उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था सबसे फास्टेस्ट 7 समिट करने का। ओके। तो वो बंदा ट्रेस क्रूसेस बोल के एक पहाड़ में जो उतना भी हाइट नहीं था, उसमें बैड वेदर में गिर के वो मर चुके हैं। वो इतना सारे फतेह किए हैं, लेकिन एक इजी पहाड़, कंपैरेटिवली इजी पहाड़, वहां पे जाके सिर्फ एक बैड वेदर के कारण से हाइपोथर्मिया में मर गए, राइट। तो हम कोई भी पहाड़ को टैग नहीं करते कि ये टफ है, ये इजी है। हम इक्वली सीरियसनेस में लेते हैं। हाँ, रूट्स इजी हो सकता है, टफ हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा पत्थर भी ऊपर से गिरेगा, इतना छोटा, आपके हेलमेट नहीं रहेगा तो वही खत्म। तो इसलिए हम लोग को ये दिमाग में नहीं रखना होता है कि ये इजी या टफ, हम पूरा सीरियसनेस सेम रख के हम करेंगे। जैसे हम कुछ दिन पहले लास्ट ईयर 2024 में हम माउंट गुप्त पर्वत में गए थे। ये पहाड़ हिमाचल में है और हम लोग पृथ्वी का सबसे प्रथम बंदे रहे जो इस पहाड़ को फतेह किए। हाँ, ये वर्जिन पीक थे और इंडिया में ऐसे बहुत सारे पीक्स है जो आज तक कोई ह्यूमन बीइंग चढ़े नहीं। तो हम लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि हर एक साल में एक दो ऐसे पहाड़ हम क्लाइम करने की कोशिश करेंगे और इंडिया का झंडा गाड़ेंगे। लेकिन जब ये यहाँ पे जा रहे हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमको पता है कि हम अनसर्टेनिटी के अंदर जा रहे हैं। हमको पता है कि वहाँ पे जाके ऐसे भी हो सकता है कि वापस खाली हाथ में आना पड़े। तो बहुत स्टडी करना पड़ता है, वेदर स्टडी करना पड़ता है, टेरेन स्टडी करना पड़ता है,
बहुत एक्स्ट्रा खाना लेके जाना पड़ता है, 1-1.5 महीने का एक्सपीडिशन होता है, लोग लश्कर सब लेके फिर जाके, और हम लोग 2 पहाड़ अटेम्प्ट किए थे, एक पहाड़ हुआ नहीं और गुप्त पर्वत हो गए थे, और हम पृथ्वी का फर्स्ट इंसान बने जो वो पहाड़ चढ़े। तो जब बेस कैंप तक पहुंचने में ही इतना डिफिकल्टी था कि हमारा पोर्टर्स 36 पोर्टर अपना सामान फेंक के भागा। जो गुप्त पर्वत के लिए। हाँ, बेस कैंप भी पहुंच नहीं पाए, जहां पे हम लोग बेस कैंप सोचे थे उसके पहले वाला कैंप में बेस कैंप करना पड़ा, क्योंकि लोग भाग गए, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहा था। कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो बर्फ निकल चुका है और वो पत्थर पहाड़ डिसइंटीग्रेट हो रहा है, 24 घंटा बड़ा बड़ा बोल्डर्स गिर रहा है। और वो देख के ही वो लोग बोल गया कि आप तो बोले थे ट्रेकिंग करने के लिए बेस कैंप तक ट्रेकिंग है, ये तो क्लाइंबिंग है। तो फिर हम लोग को ये डायनेमिकली प्लान चेंज करके फिर हम लोग खुद वो मल्टीपल टाइम्स जा के एक कैंप नीचे बेस कैंप सेट करके आगे गए। तो देखिए कि ये सब जगह पे वही कि अगर प्लानिंग भी करे फिर भी आपका प्लानिंग पूरा उल्टा सीधा हो सकता है। हाँ, वही वहाँ पे इसलिए हम लोग को ये अनसर्टेनिटीज को भागना नहीं है, अनसर्टेनिटीज को इसको गले लगाना है और डायनामिकली प्लान भी चेंज करके हौसला रख के आगे बढ़ने का है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि रेकलेसली जाए, आपको प्लान वे में कैलकुलेटेड रिस्क लेके आराम से जाके फिर देखिए आहिस्ते आहिस्ते करके हो तो गया। तो हम एक रिकॉर्ड भी कर लिए कि हमारा फर्स्ट इंडियन टीम, फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब गुरु पर्वत। हाँ, तो ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीडिशंस आगे आने वाला है हमारा ऑडियंस के लिए। हम फिर से आएंगे और नया नया एक्सपीडिशंस के बारे में हम बात करेंगे। एक चीज बताइएगा मुझे, क्लाइमेट चेंज आपने बोला एक वर्ड, आप माउंटेनियर हैं, क्लाइमेट चेंज भी समझते हैं, क्या लगता है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है माउंटेन्स पे? हम लोग जब सिटी में रहते हैं तो हम लोग को ना क्लाइमेट चेंज का ज्यादा इम्पैक्ट दिखता नहीं है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है वो हमारे आंखों के बाहर हो रहा है। ये पहाड़ में सबसे पहले दिख जाता है। ओके। देखिए इतने साल से हमारा द्रौपदी का डंडा बोल के जो पहाड़ था, यहाँ पे हमारा माउंटेनियरिंग कोर्स का टीम जाके क्लाइम करते हैं। 2022 में एक स्लैब एवलांच हो गया और मोर देन 50 लोग जो सीखने गए थे माउंटेनियरिंग वो मर गए। राइट, सेम पहाड़ इतने साल से चल रहा है, सडनली क्या हो गया? राइट, तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो छोटा ऑल्टीट्यूड का जो 6000 मीटर के नीचे या 6000 मीटर के आसपास जो पहाड़ है, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण पे और क्लाइमेट चेंज के कारण पे ये थोड़ा इनएक्सेसिबल हो जाएगा इन फ्यूचर। ये और डिफिकल्टी बन जाएगा क्योंकि ये रॉकफॉल होता जाएगा, क्योंकि बर्फ का स्तर कम हो जाएगा तो रॉकफॉल हो जाएगा, एवलांच होना शुरू हो जाएगा मोर। हाँ, और सडनली वेदर खराब हो जाने का चांसेस अभी हो रहा है, मानसून डिले हो रहा है, फ्लड हो रहा है। राइट, तो हम घर में एसी में बैठ के हमको ये समझ में नहीं आएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए पानी फ्लड हो गया तो हमारा फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गया। राइट, तो हम लोग को फिर खाना इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से। 10 रुपया की जगह आपका पोटैटो 15 रुपया हो जाएगा। आप इसी घर में बैठ के ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन देश का इकोनॉमी के लिए मायने रखेगा। तो क्या आपको ये लगता है कि बीइंग माउंटेनियर एक समय आएगा जब आप क्लाइमेट चेंज पे कुछ एक्टिविटीज करेंगे? हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन हमको हम अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों को, और हम भी खुद सीख रहे हैं कि हम इसको कैसे सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम छोटा छोटा क्या क्या चीज़ कर सकते हैं ताकि ये इम्पैक्ट बड़ा हो जाए। हाँ, और जैसे हमारा नॉर्थ पोल ये लास्ट 6 साल से कैंसिल हो जा रहा है जियोपॉलिटिकल रीजन से, और लास्ट ईयर क्लाइमेट चेंज की वजह से, लास्ट 2 साल क्लाइमेट चेंज की वजह से चेंज हो रहा है। लेकिन अब देखिए हम तो क्लाउड बंद नहीं कर सकते ना, क्लाउड से कितना जो हमारा एआई बंद नहीं कर सकते, इससे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट्स आ रहा है। लेकिन हम क्या ये कुछ कर सकते हैं कि एक पेड़ लगा सकते हैं या कार्बन प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं ताकि लोग और कार्बन फुटप्रिंट कम कर सके, है ना, रीयूज कर सकते हैं। हाँ, तो ये सब चीज में हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं और देखते हैं कि आगे हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे लाइफ में,
ताकि हर एक इंडिविजुअल अपने कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं ताकि वो हेल्प हो जाए। सबसे टफेस्ट सर्वाइवल जो आपने माउंटेन्स में फेस किया था, जिसमें आप चूहे की बात कर रहे थे, चूहे का फूड के बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताएंगे क्या था वो? ये था पापुआ न्यू गिनिया में। पापुआ न्यू गिनिया में हम लोग पापुआ पापुआ न्यू गिनिया बोल के कंट्री है, न्यू गिनिया, हाँ। उसमें एक और एक पार्ट है कंट्री का, उसका नाम है वेस्ट पपुआ। ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक आइलैंड है। तो यहाँ पे ये बहुत फेरोशियस ट्राइबल्स लोग रहते हैं और गेरिला वारफेयर भी है। तो ये जगह पे हम लोग फंस गए थे। वापस आने के टाइम पे हम लोग सोचे थे कि हम लोग हेलीकॉप्टर करके वापस आ रहे हैं, लेकिन बैड वेदर के कारण पे हेलीकॉप्टर ऊपर उठ नहीं पाए थे और हमारा टीम को, बाकी टीम को, सपोर्टिंग स्टाफ को छोड़ दिए थे। वो खाना वाना लेके ऑलरेडी निकल चुके थे। तो हम उधर पे फंस गए और हम सोचे कि अब चलो थोड़ी देर बाद आएगा। फिर देखा कि अभी 2-3 दिन के लिए हम उधर रुक गए और एक एक अटेम्प्ट अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो बहुत पैसा जा रहा था। 6 लाख रुपया करके एक एक अटेम्प्ट होगा। तो हमारे पास तो उतना पैसा था नहीं, तो हमारे पास बस एक ही अटेम्प्ट रहेगा निकलने का। तो वो हम कैसे निकलेंगे, है ना? तो हम वेट कर रहे थे जो सबसे अच्छा वेदर रहेगा तो उस टाइम पे। तो इसी दौरान में हमारा खाना नहीं है, पानी का सोर्स था, तो हम लोग सोए रहते थे और आग भी जला नहीं पाते थे क्योंकि लोगों को अगर पता चल जाएगा कि हम लोग इधर फंसे हैं तो हम लोग को एबडक्ट करके रैंसम लेगा। तो हम लोग चुपचाप सोते रहते थे, वेट करते थे कि कभी वेदर ठीक होगा। तो 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, खाना नहीं है। तो हम ढूंढने के लिए गए कि कहाँ पे हम खाना मिल सकता है। तो वो डिब्रिस में, जैसे हम लोग ट्रेकर्स लोग, क्लाइंबर्स लोग वापस जाने के टाइम पे जितना भी वेस्ट है सब एक जगह पे रख के आग जला के चले जाते हैं कि वो ये। तो वही एक जगह पे देखा पूरा आधा बर्न्ड चीज़ है और बहुत बारिश हो चुका है था। तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारे चूहे, तो पॉकेट से अगर एक चॉकलेट भी निकालेंगे तो चूहे ना कहीं कहीं से आके पूरा बॉडी में जाते, तो हमको फेंकना पड़ता था ऐसे टाइप का। तो वही कुछ चूहे देखता हूँ कि सब फाइट कर रहे हैं एक जगह पे बहुत सारा। तो हम लोग सोचे कि कहीं पे खाना तो नहीं है। तो यही चीज़ हो गया कि हम डस्टबिन से खाना उठा के खाने के ढूंढ रहे हैं, स्कैवेंजिंग कर रहे हैं। तो फिर देखा कि एक प्लास्टिक पैकेट, वो जो जिपलॉक पैकेट में कुछ चूहे काट भी लिया, लेकिन घुस नहीं पा रहा है जिपलॉक पैकेट का, ये थोड़ा थिकनेस कम होता है, यानी बड़ा बड़ा चूहे है। वो अंदर एक फुल सॉसेज था और एक हाफ इटेन सॉसेज था। और एक पैकेट देखा कि वो खुल चुका था, स्प्लिट हो गया, बाहर शुगर गिरे हुए थे। तो हमको लगा ये फूड है। तो हम सोचे कि खाना मिल गया, अब लेते हैं। तो हम वो चूहा को हटा के पैकेट को लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी चूहे का भी स्ट्रगल है, सर्वाइवल है। तो वो भी पैकेट को ऐसे करके पकड़ के रखे हैं, 3-4 चूहा मिलके, छोड़ेगा नहीं। और हम भी उसको खींच रहे हैं। तो तभी हम फ्रोज हो गए कि अरे, ये तो डार्विन बोला था कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो हमको लगा कि हम कितने फूड वेस्ट करते हैं। हाँ? ये टेस्ट अच्छे नहीं है, फेंक दो, ये लिया ऑर्डर दिया फेंक दो। हाँ, तो जब हमको नहीं मिलता है तब हम, ये टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया था इतना साल से। तो जब नहीं मिलते तब इसका वैल्यू आप समझते हो। दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात सब बताना चाहूँगा। जब हम अन्नपूर्णा बेस कैंप के ट्रैक पे थे, तो हमारे टीम से जब भी कोई फूड स्पेयर बच जाता था या किसी ने बोल दिया कि मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊंगा, ही इज द मैन, बोलता था मुझे दे दो, मैं खत्म करता हूँ। सैल्यूट एंड हैट्स ऑफ टू यू। तो ये हम लोग सब मिलके खा लेते हैं क्योंकि वेस्टिंग फूड ऑन द माउंटेन्स इज अ लग्जरी। बिल्कुल। एंड यही आपको सिखाते हैं। तो वापस आके भी, आप जब वापस आते हैं तो यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द क्लीन एयर, द गुड वाटर एंड अच्छे जो जो फूड है, तो वेस्ट नहीं करने हैं। हम इस पॉडकास्ट को जारी रखेंगे दोस्तों। अभी इनको कहीं जाना है तो हम एक छोटे से ब्रेक लेंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा सत्यरूप के लिए। दिल मेरा पहाड़ है और दिमाग मेरा प्रोग्राम्ड। दिल मेरा पहाड़ है और दिमाग मेरा प्रोग्राम्ड। शरीर मेरा वज्र है, लिए हुए है हरि का नाम। और इसी जोश खरोश के साथ, बिना मौत से डरे हुए, सत्यरूप हिंदुस्तान का वो युवा है जो दुनिया के सारे वल्केनिक्स को और समिट्स को फतह कर चुके हैं। आज ये नॉर्थ पोल जाने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं और इसी क्रम में ये आज हमारे बीच रांची झारखंड आए हुए हैं।
हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम इनको विदा करेंगे और अगर वक्त मिला इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू थैंक यू शत्रुघ्न जी। थैंक यू